बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईएसएसबी इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड तीनों फोर्सेस नेवी, आर्मी और एयर फोर्स के लिए जाने वाला एक टेस्ट जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ आईएसएसबी सेंटर बने हुए हैं जिनमें कंडक्ट किया जाता है साल में 2 दफ़ा। तो इसी के हवाले से डिस्कस करने लगे थे कि आईएसएसबी का टेस्ट जो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो 5 दिन चलता हो। सीएसएस का टेस्ट जो पाकिस्तान में जिसे हम नंबर 1 कहा जाता है कि सीएसएस का इम्तिहान सबसे मुश्किल है, तो वो टेस्ट भी एक दिन में ख़त्म हो जाता है। मगर आर्मी आईएसएसबी जिसे हम कहते हैं, ये टेस्ट पूरे 5 दिन आपको आर्मी अपने पास रखती है। एक टेस्ट नहीं लिया जाता आपका, बेशुमार 25-26 किस्म के आपके टेस्ट लिए जाते हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी को जांचा जाता है ताकि हम जो बंदा सिलेक्ट कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। इसलिए वो 3 से 4 दिन और 5 दिन रखते हैं अपने पास ताकि कैंडिडेट की फुल क्वालिटीज़ को जांचा जा सके। तो उसी के हवाले से रिपोर्टिंग डे से लेकर अराइवल डे से लेकर लास्ट डे तक डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के टेस्ट लिए जाते हैं आईएसएसबी में और क्या प्रोसीजर है उन टेस्ट को हल करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है और अभी भी आजकल कंपटीशन का दौर है। तो इस हवाले से बहुत से लोगों की कोशिश है कि वो आर्मी ज्वाइन करें, किसी का ड्रीम है, बहुत से मुख्तलिफ फोर्सेस में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए कंपटीशन इतना ही सख्त हो गया है, जिस तरह रेशो हम अगर अप्रोक्सीमेटली अगर एक 100 बच्चे गए हैं तो आलमोस्ट 5 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो बाकी 95 क्यों नहीं हो पाते? क्या उनमें कम पोटेंशियल है? क्या उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं है जो वो चेक करना चाह रहे हैं? तो ऐसी बात नहीं है। अब हर बच्चे का माइंड सेट अलग है, हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग है। तो इस हवाले से वो फिर चेक करते हैं कि जो बंदा उनके क्राइटेरिया पे स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है तो वो उसी को सिलेक्ट करते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दुरूद पाक से शुरू करते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत डाले और जो भाई सुन रहे हैं उनको फ़ायदा हो सके। आगे जिन्होंने टेस्ट देना है अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हम अपने अब टेस्ट की तरफ आते हैं जो हमने डिस्कस करना है। अराइवल डे से लेकर हम जो लास्ट डे जब होता है एग्ज़िट डे उस तक डिस्कस करेंगे कि 5 दिन के अंदर आपके किस किस तरह के टेस्ट होते हैं, क्या ड्रेसिंग करके जानी चाहिए आपको, किस तरह अपने रवैया रखना है, किस तरह रहना है, क्या प्रोसीजर वगैरह। तो जब भी आप आईएसएसबी के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी एयर फोर्स के लिए, आर्मी के लिए या नेवी के लिए, तो सबसे पहले आप ये नहीं है कि आप डायरेक्ट आईएसएसबी देने चले जाएं। आप मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजर के जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आर्मी के लिए अप्लाई किया तो सबसे पहले आपको इनिशियल टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें फिर वर्बल, नॉन वर्बल, इंटेलिजेंस टेस्ट पास करने के बाद आपका मेडिकल होता है। उसके बाद आपका फ़िज़िकल होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद कहीं जाके आपकी सिलेक्शन होती है, आप आईएसएसबी के लिए रिकमेंड होते हैं, आईएसएसबी जाने के लिए अहल होते हैं आईएसएसबी देने के लिए। तो ये नहीं है कि डायरेक्ट अगर आपने अप्लाई किया तो आपको आईएसएसबी के लिए भेज देंगे। आईएसएसबी तक पहुंचना भी एक बहुत ही एक अच्छी बात है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर क्वालिटीज़ है, तो आप इस मकाम तक पहुंचे, आपने मेहनत की। ऐसे नहीं है कि कोई भी जाएगा और डायरेक्ट ऐसे ही इंटरव्यू दिएगा, टेस्ट पास कर लेगा, इतना आसान नहीं है कहना। तो हम अब शुरू करते हैं। जब भी आईएसएसबी के लिए अप्लाई कर दिया आपने, अपने डॉक्यूमेंट भिजवा दिए, तो डॉक्यूमेंट भिजवाने के 20 दिन के अंदर अंदर आपकी डेट वगैरह आ जाती है। तो जब आपने डॉक्यूमेंट भिजवा देने अपने आईएसएसबी के यानी ईएसआरसी में जमा करवा देने, तो उसके 20 दिन बाद आप अलर्ट रहें कि 20 दिन के बाद आपकी डेट कभी भी आ सकती है। ये रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन है कि जिसने
अगर पहले डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए तो उसकी डेट पहले आएगी, जिसने लास्ट में जमा करवाया तो उसकी लास्ट में आएगी। एक हद तक तो ठीक है, लेकिन ये रिपीट कभी कभी चेंज भी हो जाता है ये सिस्टम। तो यही है कि आप 20 दिन के बाद अपनी तैयारी रखें, यानी अलर्ट हो जाए कि कभी भी डेट आ सकती है। और मेनली ये आईएसएसबी जो बलूचिस्तान वाले हैं उनका तो कोयटा ही में बनता है, सेंटर बलूचिस्तान जो प्रोविंस है। उसके बाद जो आईएसएसबी सेंटर मलीर है कराची में, कोहाट में है एक, और गुजरांवाला में। तो ये सिर्फ फिर लोकेशन के हिसाब से, जिस तरह रावलपिंडी साइड सारा बैज इस्लामाबाद आगे सारा कोहाट जाता है। लाहौर से लाहौर वाले मोस्टली बहावल नगर चिश्तियाँ ये वाली सारी पट्टी इधर गुजरांवाला, और बहावलपुर मुल्तान से आगे कराची सारा सिस्टम जाता है कराची में आईएसएसबी मलीर देने। तो ये तो भी इसका भी कोई मैटर बंदे को नहीं फ़र्क पड़ता, यानी जो अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे उस हिसाब से आपकी आईएसएसबी शफल होगी आ जाती है। तो उसके बाद जब आपकी आईएसएसबी की डेट आ जाती है, आप अपनी वेबसाइट पे चेक करते हैं, तो उसके वेबसाइट पे जिस दिन आपने चेक की तो उसके 2 या 3 दिन बाद आपका कॉल लेटर आईएसएसबी का आ जाएगा। कॉल लेटर आपको जब रिसीव हो जाएगा तो आपने देख लेना है सारा, उन्होंने लिखा होगा कि क्या क्या चीज़ें आपने लेके जानी हैं। और मोस्टली सारी चीज़ें आईएसएसबी सेंटर से मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी कोरोना चल रहा है, अपने हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव, उसके बाद 2 सॉक्स के होते हैं, वाइट सॉक्स का होता है, और किट किट वहाँ से मिल जाती है आईएसएसबी सेंटर से ही ना। तो वैसे वाइट किट मिलती नहीं, मुश्किल से ही है, लेकिन वो वहाँ आसानी से मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने लिखा होता है कि सारी चीज़ें हमारे पास फैसिलिटी है कैंटीन में ना। तो अपनी तैयारी करनी है आपने, बुक से, आईएसएसबी की बुक से, नोट्स वगैरह कहीं से मिलते हैं, कोई दोस्त आपका आईएसएसबी दे के आया है उसका एक्सपीरियंस सुन लें। इस तरह नेट पे बेशुमार मटेरियल पड़ा है आईएसएसबी के हवाले से, उनको फॉलो करें। तो जब आपने आईएसएसबी देने जाना है, जिस दिन ही आपका रिपोर्टिंग डे फर्स्ट डे जब स्टार्ट होगा, अपना लेटर अपने साथ लेके जाना है। बाकी अपना सामान वगैरह, अपने कपड़े, 3 ड्रेस पैंट शर्ट रख लें, एक 3 पीस रख लें, एक अपना ट्रैक सूट रख लें। उसके बाद आपकी 1-2 शलवार कमीज़ अगर आपने पहनते हैं तो शलवार कमीज़ रख लें, ठीक है। ये सिंपल सी ड्रेसिंग आपको बता दी। उसके बाद जब आप पहुंचेंगे तो आपका उन्होंने टाइम दिया होगा लेटर पे कि आपने 8 बजे से सुबह 10 बजे तक आपकी एंट्री है, या 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, या 10 बजे से लेकर 12 बजे तक उन्होंने टाइम दिया होता है। तो आपने उसी के मुताबिक पहुंच जाना है। अपना लेटर वो आपसे ले लेंगे गेट के बाहर ही, और आपको एक टोकन वगैरह दे देंगे। अब आपने टोकन फिल करना है, वो आपके दरअसल मोबाइल का टोकन होता है। 2 टोकन होते हैं, दोनों फिल करने हैं, एक वो आपको दे देंगे और फिर एक आपको वो खुद रख लेंगे, और आपका मोबाइल कहेंगे हमें बंद करके ऑफ करके हमें दे दें। तो अपना मोबाइल जमा करवा दिया, तो उसके बाद आपको एक कार्ड दे देंगे। वो कार्ड आपने 5 दिन जब आप रहेंगे आईएसएसबी सेंटर के अंदर, तो वो कार्ड आपने गले में पहनना है, ये नहीं आपके पास होना चाहिए जब भी आप अपने रूम से बाहर जाएं या कोई टेस्ट वगैरह देने के लिए हॉल वगैरह में जाएं। तो वो कार्ड वगैरह हो गया, आपको लाइन में खड़ा कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको गेट से एंट्री करना शुरू कर देंगे। कोरोना चल रहा है तो वो फिर आपकी ये वैक्सीनेशन वगैरह को चेक करेंगे, आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को और वैक्सीन कार्ड को। कोशिश करनी है कि अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कार्ड बनवा लें और अपने साथ लेके जाएंगे, नहीं बाद में कोई ऐसा मसला ना हो, क्योंकि बाद में जब परेशानी होती है तो फिर बंदा वो कुछ नहीं सूझता। तो इसलिए कोशिश करेंगे अपने सारे ना चीज़ें, डॉक्यूमेंट सारे मुकम्मल करके जाएं। तो उसके बाद जब आप अंदर चले जाएंगे तो आपको सबसे पहले वो आपको बता दिया मैंने कि वैक्सीनेशन चेक करेंगे कार्ड शार्ट। उसके बाद आपको रूम्स अलॉट कर देंगे कि आपने इस रूम में रहना है, इस रूम में रहना है। वो ये कोई तरतीब नहीं होती, जैसे जैसे उनके पास बच्चे आते हैं तो वो फिर रूम में भेजते जाते हैं। और किसी रूम में 10 बच्चे होते हैं, किसी में 12 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जाना है, अपना सामान वगैरह रखना है, तो वो बता देंगे या कि आपने ना जौहर हॉल या कोई भी, जिस तरह आईएसएसबी मलीर में जौहर हॉल है, जिन्ना हॉल है, इस तरह मुख्तलिफ सेंटर, इकबाल हॉल बना हुआ है। तो आपको वो कहेंगे हर सेंटर में ना एक हॉल में मेन ऑडिटोरियम बना होता है कि आप सब ने ना सारों ने वहाँ इकट्ठे हो जाना है, अपना सामान वगैरह रखें और वहाँ हमारे साथ आ जाए। तो जब वो वहाँ आपको ले जाएंगे तो सब बच्चे बैठे होंगे, तो उस वक्त आपको वो आपके वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे जो आपने सारी फ़ाइल आईएसएसबी के लिए भिजवाई होगी अपने इनिशियल के बाद, सारी वो फ़ाइल होगी। और आपके डॉक्यूमेंट यानी मैट्रिक की सनद, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड और एफएससी का सर्टिफिकेट, ये सनद आई नहीं होती तो वो फिर आपके वो ले लेंगे और आपसे ले लेंगे और आपको एक चेस्ट नंबर ना अलॉट कर देंगे। यानी वो चेस्ट नंबर आपका चेस्ट नंबर होगा आईएसएसबी के दौरान। चेस्ट नंबर आपको दे दिया उन्होंने, तो चेस्ट नंबर देने के बाद कैमरा मैन आएगा,
हर 10-10 बच्चों को लेके जाता रहता है, कईयों को 10 को ले जाता है, कईयों के इकट्ठे ऐसे ही पिक्चर बना लेते हैं हर एक बच्चे की ना। तो वो पिक्चर ऐसे बनती है कि वो जाती है डिप्टी प्रेसिडेंट के पास, वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग डे हो, जिस दिन आपने जाना हो, तो अच्छे कपड़े पहन के जाएं, 3 पीस वगैरह लगा के जाएं, टाई शाई। 3 पीस नहीं पहनना तो यार कम से कम नहा के और पैंट शर्ट वगैरह पहन के जाएं, और अच्छी टाई वगैरह लगाई हो, प्रॉपर ड्रेसिंग कटिंग हुई हो, ताकि जब आपकी पिक्चर बने और डिप्टी के पास आपका अच्छा इंप्रेशन जाए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो यही वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपकी पिक्चर वगैरह बन गई तो आपको फिर वो दोपहर का 1-1:30 बज जाएगा इस वक्त, तो आपको दोपहर के खाने के लिए बुला लेंगे। अब खाने के भी उधर एक सेंटर्स में ना असूल है। मॉर्निंग टाइम में तो काम चल जाता है, जिस मर्जी ड्रेस में आप नाश्ता कर लें, और बाकी दोपहर का खाना और रात का जो डिनर है ना, वो आपने पैंट शर्ट पहनी हुई हो, टाई और नीचे ब्लैक शूज़ पहने हो, तो ये मस्ट है। इसके बगैर वो हॉल में, ये डाइनिंग हॉल में नहीं आने देते। तो उसके बाद आपका ये खाना वगैरह हो जाएगा, दोपहर का खाना। तो उसके बाद आप वहाँ से दोबारा आपको मूव करवा देंगे हॉल में। तो उसके बाद आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्म फिलिंग भी ऐसे है कि सबसे पहले एक फॉर्म आपको 4-4 दफ़ा आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एक ही फॉर्म होता है, काफ़ी सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली की इन्फॉर्मेशन सारी रिलेटेड इसी से होता है। आपने ये फिल करना है सारा अपना। और उसके बाद ये सारी एक बायोडाटा शीट होती है, वो पहले भी एक वीडियो बना के शेयर की हुई है, नेट पे भी आपको मिल जाएगी, उसको देख लें ताकि बाद में आपको वहाँ मुश्किल ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें बंदे को नहीं पता होती। तो वो आप पता कर लें, अपने रोल नंबर, मैट्रिक के एफएससी के अच्छी तरह याद कर लें, ताकि वहाँ वो भी सब, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह तो ले लेंगे, फिर आपने खुद ज़ुबानी लिखना होगा। तो ये सारा हो गया चक्कर। उसके बाद फॉर्म फिलिंग हो जाएगी, बायोडाटा शीट हो जाएगी, उसके बाद साइकेट्रिस्ट भी आ जाएगा। तो अभी 147 लॉन्ग कोर्स से ऐसे लिखवाना शुरू कर दिया उन्होंने। 30 मिनट का टाइम होता है और कोई भी टॉपिक दे देते हैं ऐसे के लिए, जिस तरह फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन हो गया, कोविड-19 हो गया, पाकिस्तान का रिलेशन हो गया, इस तरह मुख्तलिफ डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ना। तो 30 मिनट का टाइम होता है और 500 से 600 वर्ड का ऐसे लिखना होता है इंग्लिश में। ये आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद साइक आ जाएगा, वो अपनी एक फॉर्म होगा एसएसबी वाला, साइक फॉर्म कहते हैं उसे। वो अपना फॉर्म फिल करवाएगा। तो वो भी अपने साइक होता है ना, वो जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करवाता है, बोलता जाता है। तो आपने ना वहाँ अटेंटिव होकर बैठना है, ये नहीं कि पूछने लग जाए, सर मुझे इसकी समझ नहीं आई, सर मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि वो फिर कहेंगे बच्चा नॉन सीरियस है। क्योंकि इंसान को जब एक दफ़ा कोई बात की जाती है तो वो समझ जाता है। तो इसीलिए आपने भी अटेंटिव होकर बैठना है, हर काम अपना बेस्ट देना है। जब फॉर्म फिलिंग हो जाएगी तो उसके बाद एक आएगा इवेंट। फर्स्ट डे इवेंट के नाम से एक टॉपिक होता है। शायद आपको कोई भी इवेंट दे देगा, यानी हैप्पीस्ट डे ऑफ माय लाइफ फॉर एग्जांपल, सैड डे ऑफ माय लाइफ, अनफॉरगेटेबल इवेंट, अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट, लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, लास्ट डे एट कॉलेज, इस तरह का इवेंट कोई भी दे सकता है। इस इवेंट के लिए आपके पास टाइम होता है 3.5 मिनट का। तो ये आपने लिखना होता है, तकरीबन 7-8 लाइनें आपने लिखनी होती हैं और सारा एक्सप्लेन करना होता है, और अपनी बात इन्हीं में कंप्लीट करनी होती है। ये नहीं कि आप लिखने बैठ जाएं और आपकी बात अभी स्टार्ट ही हुई हो और टाइम ख़त्म हो जाए। इन्हीं 7 से 8 लाइनों के अंदर आपने अपना काम ख़त्म कर देना होता है। तो उसके बाद साइक का फॉर्म फिल हो गया। उसके बाद आपको वो अपने आपके डॉक्यूमेंट दे देंगे, उनके पीछे उन्होंने आईएसएसबी की स्टैंप लगाई होगी। जिस कोर्स में आप जाएंगे तो वहाँ आपसे लिखवा लेंगे कि आप आईएसएसबी में अपीयर हो गए हैं। आपकी मैट्रिक की सनद होगी, उसके ऊपर स्टैंप लग जाएगी, एफएससी पे स्टैंप लग जाएगी, आपका पता चल जाएगा कि बच्चा आईएसएसबी में अपीयर हो गया। तो फर्स्ट डे इन्हीं चीज़ों के साथ ख़त्म हो जाता है, यानी जिसे हम अराइवल डे कहते हैं। तो आप वापस जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, डिनर होगा। उसके बाद आपको इकट्ठे करके आपका हाइट कर लेंगे, आपका वेट कर लेंगे। ये हाइट वेट पहले भी हो सकता है, बाद में भी, रात को भी हो सकता है। तो आपका हाइट करेंगे, वेट करेंगे। उसके बाद आपको फ्री होंगे तो आप जो है कमरे में जाएं, अपने कपड़े वगैरह चेंज करें, सो जाएं। अगर पढ़ना है, गेम वगैरह, तो गेमिंग जोन बना हुआ है आईएसएसबी मलीर में, आपने गेम वगैरह खेलनी है, जो करना है आप कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद, मगर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो उसके बाद जो अराइवल डे के बाद नेक्स्ट डे होता है फर्स्ट डे, जिसे हम साइक डे के नाम से मशहूर है। साइक डे कहा जाता है भाई फर्स्ट डे को। तो साइक डे में आपको सुबह सुबह उठा देंगे, नाश्ता करवा के आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 8 बजे तक आपको उसी हॉल में ले जाएंगे, और आपको उन्होंने चेस्ट नंबर दे दिए होंगे। तो चेस्ट नंबर के हवाले से आपने बैठ जाना है अपनी सिटिंग प्लान के मुताबिक। तो स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप सिटिंग प्लान के हवाले से अपना बैठ जाएंगे तो आपको साइकेट्रिस्ट वगैरह भी आ जाएंगे, और बाकी स्टाफ भी जो टेस्ट ले रहा होगा, कंडक्ट करा रहा होगा, वो भी आ जाएगा सारा।
तो सबसे पहले आपको सारी ब्रीफिंग दी जाएगी टेस्ट के हवाले से। तो सबसे पहला टेस्ट, जो टेस्ट की ये रिपीटेशन चेंज भी हो सकती है सीक्वेंस, लेकिन जो टेस्ट होते हैं यही होते हैं। इनमें से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। 26 सेंटेंस होते हैं, एक में दो दो होते हैं, यानी दो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, दो इंग्लिश में होते हैं और दो उर्दू में होते हैं। 26 यानी 52 सेंटेंस इंग्लिश में और 52 उर्दू में। और हर 26 के लिए 6.5 मिनट का टाइम होता है। 6 मिनट या 6.5 मिनट का टाइम होता है, इनमें आपने कंप्लीट करने होते हैं, यानी आधा सा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो मतलब है, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस ले लेते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के लिए आगे कंप्लीट करना है, तो पाकिस्तान के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। तो इसी तरह के सेंटेंस आपने लिखना है, और ये सोचना नहीं है, जैसे जो आपके जहन में आ रहा है वो आपने सेंटेंस लिखना है, और पॉजिटिव लिखना है, और कोशिश करनी है कि छोटा सेंटेंस लिखें, 5-6 वर्ड में अपनी बात कंप्लीट करें। ठीक है, ये हो गया सबसे पहले आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। उसके बाद मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एक आता है, मैथ यानी फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो उसके बाद आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 50 MCQs होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा, वो भी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टेस्ट आता है, उसे हम कहते हैं पिक्चर स्टोरी राइटिंग, यानी 4 पिक्चरें आपको दिखाई जाएंगी, तो हर पिक्चर पे आपने स्टोरी लिखनी होगी। और इस ये होगा कि 3.5 मिनट एक स्टोरी के लिए आपको दिए जाएंगे, यानी 4 मिनट होंगे टोटल। पिक्चर चलेगी, 30 सेकंड आपने सोचना है, अपनी कहानी की आउटलाइन बनानी है, और 3.5 मिनट के अंदर आपने कहानी लिखनी है। इस तरह 4 ये पिक्चर स्टोरी हो गई। उसके बाद 2 पॉइंटर स्टोरीज होंगी, मतलब इस तरह के एक सेंटेंस दिया होगा आधा कंप्लीट, तो उससे आगे आपने स्टोरी बनानी होगी। पिछलों में तो ऐसे था ना कि पिक्चर दी हुई थी तो आपने स्टोरी बनानी थी, इसमें उन्होंने एक लाइन सी दी होगी, उससे आगे आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है और स्टोरी लिखनी है। ये टेस्ट हो गया। उसके बाद अगला टेस्ट आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का, यानी 10 सिचुएशंस आपको दी होंगी, किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है, तो आपने ये सारा लिखना है। 2-2 मिनट का टाइम होता है एक सिचुएशन में, और आपने ऐसे करना है कि ऑलमोस्ट, यानी इतनी लंबी बात भी नहीं करनी, और एक ही लाइन में ना बात को ख़त्म करने की, उस सिचुएशन का हल बता देना है कि आप अगर यहाँ होते तो आप क्या करते। ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का ये मेन की पॉइंट आ गया। उसके बाद OPI टेस्ट होता है, जिसे ओरल पर्सनैलिटी इंटरव्यू भी कहा जाता है, या ओरल पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। 150 MCQs होते हैं, 40 मिनट का टाइम होता है, ये आपने करने होते हैं। ये भी मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ इस OPI टेस्ट के रिलेटेड भी, क्योंकि OPI टेस्ट को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी मेन की भी कहा जाता है साइक डे की। तो ये आपका OPI टेस्ट हो गया। उसके बाद एक आता है टेस्ट WAT, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी 10 सेकंड के लिए एक वर्ड चलेगा स्क्रीन पे, आपने उसका सेंटेंस बनाना होगा, तो इसे हम कहते हैं वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। 100 होते हैं, 100 वर्ड होते हैं, तो आपको इसकी 100 करके सेंटेंस बनाने होते हैं। तो ये वैट भी आपका हो गया वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसके बाद यानी साइक डे का सारा काम फर्स्ट डे का ख़त्म हो जाता है, तकरीबन 1 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आपको खाना खा के दोपहर को उसके दोबारा आपको हॉल में बुला लिया जाएगा। तो उसका बुलाने का मकसद ये होता है कि आपको GTO के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। हर 10-10, 11-11 बच्चों को ना एक ग्रुप बना दिया जाएगा, और उनको ग्रुप का नाम बता दिया जाएगा कि आपका ग्रुप R है, आपका P है, इस तरह। तो जब GTO के ग्रुप बन गए, तो उसके बाद आपको फिर चेस्ट नंबर दे दिए जाएंगे, जिसे हम GTO के चेस्ट नंबर कहते हैं। पहले जो आपको चेस्ट नंबर मिले थे वो पूरी ISSB के लिए थे, और फिर GTO के अलग से आपको चेस्ट नंबर दे दिए जाएंगे। और बाकी जो आगे दिन होंगे वो आपने GTO वाले चेस्ट नंबर पहन के आपकी आइडेंटिटी के लिए वही होगा। आपको चेस्ट नंबर दे दिए उन्होंने, आपको दोबारा ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो 3-4 बजे आप दोबारा फ्री हो जाएंगे, और फिर आप पूरा दिन आप आगे फ्री हैं रात तक, सुबह तक। तो उसके बाद वो ऐसे होगा कि जब आपको ये चेस्ट नंबर दे दिए जाएंगे GTO के, तो उसमें ऐसे होगा कि कुछ बच्चों के वो बता देंगे कि 40 या 45 बच्चों के, यानी हाफ़ के इंटरव्यू सेकंड डे वाले दिन है, और हाफ़ के इंटरव्यू थर्ड डे वाले दिन होते हैं, क्योंकि एक दिन वो नहीं ले सकते, इस तरह हाफ कर देते हैं। तो जब आप सेकंड डे आपका स्टार्ट होगा, तो हाफ़ के, तो जिन बच्चों के हाफ़ के होंगे इंटरव्यू, डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होता है, तो डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू से पहले उनकी ना होगी उनकी होगी ग्रुप डिस्कशन, जो डिप्टी प्रेसिडेंट लेता है। तो ग्रुप डिस्कशन में ऐसे है कि एक टॉपिक इंग्लिश में होता है और एक उर्दू में होता है। आपने डिस्कशन करनी होती है, हर बंदे ने अपनी राय देनी होती है कि क्या
उसका इसके टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है। तो ग्रुप डिस्कशन हो गई। उसके बाद आपका इंटरव्यू, आपको एक कलर दे दिया जाएगा कि आपकी ये लाइट है, जैसे लाइट जलेगी आपने निकल के रूम में चले जाना है, तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये किसी टाइम हो सकता है, किसी का मतलब किसी बच्चे का कितने टाइम मिनट का हो सकता है, किसी कितने मिनट का हो सकता है। तो ये मैटर नहीं करता कि इंटरव्यू 10 मिनट का हुआ है या 50 मिनट का हुआ है। ये मैटर करता है कि इंटरव्यू कैसा हुआ है, इंटरव्यू में आपने क्या क्या कहा है, आपने कैसे क्वेश्चन को टैकल्स किया। तो ये हो गया। उसके बाद हम जब आगे चलते हैं कि आपका इंटरव्यू हो गया 11-12 बजे तक, सारे इंटरव्यू जो 40-45 बच्चे होंगे इंटरव्यू दे के फ्री हो जाएंगे, जो बाकी होंगे वो रेस्ट कर रहे होंगे। तो उसके बाद आप जाना है अपना पीटी किट में, आपको बता देंगे कि पीटी किट में आना है। पीटी किट में जाके आप जीटीओ साहब से मिलेंगे, वो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे हल्का फुल्का। उसके बाद एक जो पहला टास्क जीटीओ का होता है लेक्चरेट का, इंडिविजुअल लेक्चरेट जो जीटीओ लेता है, तो उसमें ऐसे है कि आपको हर बच्चे को एक टॉपिक दिया जाता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है इंग्लिश में। वो बाहर जाता है, 2-3 मिनट सोचता है और फिर आके दोबारा उसको डिस्क्राइब करता है, जो अपने ही ग्रुप 10-11 का जो ग्रुप होता है उनके सामने, और जीटीओ वो सुन रहा होता है। तो आपने उसको टॉपिक के बारे में सोचना है और नॉलेज लेना है अपना, अच्छा नॉलेज इंप्रूव करें, क्योंकि जितना नॉलेज होगा तभी आपको फ़ायदा हो सकेगा। तो ये आपका हो गया लेक्चरेट। उसके बाद होगा मिलिट्री प्लानिंग। आपको एलसीडी पे एक वो मिलिट्री प्लान दिखा देंगे, तो आपने उसको बताना है कि उसको मिलिट्री प्लानिंग के बारे में, यानी मिलिट्री प्लानिंग एक हल्की होती है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की प्लानिंग होती है। वरना मैं भी इसके बारे में इंशाल्लाह आगे बताऊंगा कि कैसे मिलिट्री प्लानिंग क्या क्या होता है। तो मिलिट्री प्लानिंग हो गई, और उसके बाद जीटीओ के आउटडोर टास्क का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहला टास्क आपको टास्क एरिया में ले जाएंगे। सबसे पहले कमांड टास्क, जो एक कमांड टास्क तो लेट में होता है, सबसे पहले होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में ऐसे है कि सारे ग्रुप ने मिलकर एक टास्क करना होता है, जीटीओ आपको इंस्ट्रक्शन दे देता है। और ये बात याद रखनी है कि जीटीओ की इंस्ट्रक्शन को ना यार ऐसे सुन रहे हो कि आप आखिरी दफ़ा सुन रहे हो, क्योंकि जीटीओ बाद में ना सुनता है, दोबारा पूछता है कि हाँ भाई कोई रिवाइज़ करवा दे। तो वहाँ अगर आपने सुनी होगी तो तभी आप अपना हाथ खड़ा कर सकेंगे, और जो हाथ नहीं खड़ा करता तो वो फिर उनसे पूछता है, हाँ भैया आपको समझ नहीं आई मैंने क्या कहा। तो आपने फिर इस तरह गलत इंप्रेशन जाता है। तो आपने जीटीओ की बातों को अच्छी तरह सुनना है, समझना है, उससे ऐसे लगे कि आप कुछ ना कुछ समझ रहे हैं, दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है आपके। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो गया। और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपने कोऑपरेशन दिखानी है। ये ना हो कि आप अपने ही में चलते रहें, खुद पार हो जाए, बाकी आपका ग्रुप पूरा खड़ा हो बाहर। कोऑपरेशन दिखा के करना है, चाहे आपसे टास्क कंप्लीट ना हो, क्योंकि टास्क कंप्लीट करना वहाँ मैटर नहीं है, वो टास्क कंप्लीट होते भी नहीं है। सबसे पहले सिर्फ क्या देखा जाता है कि आप कोऑपरेशन कितनी कर रहे हैं, आप दूसरों के साथ आप कैसे लेके चल रहे हैं, टीम वर्क आपका कैसा है। तो आपका ये प्रोग्रेसिव हो गया, टास्क हो गया। उसके बाद जो सिस्टम होगा, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के बाद आपके ऑब्स्टैकल्स हो जाएंगे। जब आपके ऑब्स्टैकल हो जाएंगे तो हर बच्चे को ऑब्स्टैकल से पहले उसकी ब्रीफिंग दिखाई जाएगी, कौन से ऑब्स्टैकल्स हैं, कौन से एरिया हैं हमारे पास ऑब्स्टैकल के, विजिट करवाएंगे। उसके बाद ऑब्स्टैकल हो जाएंगे। ऑब्स्टैकल के लिए भी मैंने एक क्लिप डाला है, तो उसमें भी सारे ऑब्स्टैकल का बता दिया कि कैसे कैसे ऑब्स्टैकल करने हैं और क्या आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑब्स्टैकल के बारे में। ऑब्स्टैकल हो गए तो आपका ये सेकंड डे भी ओवर हो गया। ओवरऑल थर्ड डे वैसे सेकंड डे। उसके बाद आप चले जाएंगे 3-4 बजे फ्री होके रेस्ट करेंगे जाकर। अगला फोर्थ डे आएगा, तो थर्ड डे जिन बच्चों के इंटरव्यू नहीं हुए होंगे उन बच्चों के इंटरव्यू हो जाएंगे। उस दिन आप आराम करेंगे, 10-12 बजे आपको दोबारा ले जाएंगे। तो उस वक्त हर बच्चे का कमांड टास्क होगा, और कमांड टास्क में आपने अपने दिमाग को खोल के, और जिस बच्चे का भी कमांड टास्क हो रहा होगा, आप अगर उसमें सबऑर्डिनेट हैं तो आपने तब भी प्लान बना लेना है अपने जहन में, और अगर आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो तब भी। और कमांड टास्क में आपने कमांडर को किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन नहीं देनी जब तक वो आपसे खुद ना पूछे, या जीटीओ आपको खुद ना कहे कि भाई कमांडर फंस गया है तो आपको इंस्ट्रक्शन दे दे। कमांड टास्क में जो कमांडर हो जैसे आपको कहेगा आपने वैसे ही परफॉर्म करना है। और बाकी जब आपका कमांड टास्क होगा तो आपने भी अपने कमांड अच्छी करने हैं। कमांडर होना चाहिए कैसे, लीड करना है आपने अपनी टीम को। लीडर क्या करता है, सबसे पहले जाता है, रास्ता बनाता है, टीम को पार करवाता है, यानी फर्स्ट इंटर करना है और लास्ट एग्जिट करना है। और आपका
रवैया ऐसा होना चाहिए कि आप ऑर्डर नहीं दे रहे, आप उनको लेके चल रहे हैं ताकि लोग आपकी तरफ कन्विंस हो जाएं। ठीक हो गया, कमांड टास्क हो गया। उसके बाद एक म्यूचुअल असेसमेंट होती है जिसमें वो पूछता है कि जीटीओ आप किस बच्चे को, हर बच्चा अपने एक पेज दे देते हैं तो उसको लिखा बताते हैं कि हर बच्चा आप किसको अपने नंबर पे रखते हैं, किसको कौन से नंबर पे रखते हैं। तो ये आपका 4th डे वाला काम हो गया। 3rd डे वाला, तो 4th डे जिसे हम एग्जिट डे कहते हैं यानी लास्ट डे कहते हैं, तो उस दिन ऐसे होता है कि आपको नाश्ता वगैरह करवा देते हैं, आपका कहते हैं सामान वगैरह पैक कर लें। और फिर वो कुछ बच्चे उनका, क्योंकि 4th लास्ट दिन ना वो रिज़ल्ट फाइनलाइज़ कर रहे होते हैं कि किन बच्चों को रिकमेंड करना है, और जिनमें उन्होंने थोड़ा डाउट होता है तो फिर वो उसका किसी का री इंटरव्यू हो जाता है, किसी का री कमांड टास्क हो जाता है, किसी के री ऑब्स्टेकल हो जाते हैं। तो आपने उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना है। और ये मत सोचेंगे कि जिसका री कमांड टास्क हुआ है या री ऑब्स्टेकल हुए हैं या री इंटरव्यू हुआ है वही ही रिकमेंड हुआ है, ऐसा नहीं होता। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके रिकमेंड टास्क हुए और वो नॉट रिकमेंड हो गए, और कुछ ऐसे जिनका कुछ भी नहीं हुआ और वो रिकमेंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने नहीं सोचना बिल्कुल। तो अगर जिनका रिकमेंड टास्क होगा उनको बुला लेंगे और 10-11 बजे फिर आपको आउट कर देंगे ना। तो ये आपका सारा शेड्यूल है 5 दिन का आईएसएसबी के बारे में। अगर कोई समझ नहीं आई तो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी मेन बात यही है कि यार बी नेचुरल रहना है आपने, वहाँ पे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई सारी आसान चीज़ें हैं। वो बंदा कहाँ पजल होता है, बंदा वहाँ जाके घबरा जाता है। आपने घबराना नहीं है इंटरव्यू में, इस तरह इमरान खान भी कहता है। तो मेनली बी नेचुरल रहना है, जिस तरह आप घर में रहते हैं। ये ना हो कि वहाँ जाके आप किसी को लिफ्ट ही ना करवाएं। फ्रैंकनेस, यानी फ्रैंकनेस ऐसे कि हर बंदे से क्या मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे, हर बंदे से भाइयों जैसा माहौल रखना है आपने। इंशाल्लाह आईएसएसबी आपको रिकमेंड करेगी ही करेगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपने इतनी मेहनत जो की है। चले सही है यार, ओके, खुदा हाफिज़।